गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम भारत में सिंचाई शीर्षक के अंतर्गत भारत में सिंचाई का महत्व, भारत में जल संसाधन तथा भारत में सिंचाई के साधनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारत में सिंचाई का महत्व को समझ लेते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। वर्षा पर निर्भर रहने के कारण ही हमारी कृषि में अनिश्चितता व अस्थिरता पाई जाती है और कृषि के वार्षिक उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि में अधिक स्थिरता की दशाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। कृषि की सफलता के लिए उपजाऊ मिट्टी, जलवायु तथा पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए सिंचाई एक अनिवार्य तत्व है। बिना जल के कृषि उत्पादन संभव नहीं है। यदि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो जुताई में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की उपयोगिता अर्थहीन हो जाती है। अतः खेतों को उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में जल मिलना ही चाहिए, अन्यथा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में घट जाएगा और भूमि पर उचित प्रतिफल न प्राप्त होने से कृषक को हानि होगी तथा देश में अन्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः देश के सभी भागों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। सिंचाई वो आधार है जिस पर कृषि की प्रगति निर्भर करती है। कृषि को जल दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है वर्षा द्वारा और दूसरा है कृत्रिम साधनों द्वारा। खेती में कृत्रिम साधनों द्वारा जल पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। भारत में वर्षा मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। वर्षा की मात्रा, समय तथा स्थान सभी अनिश्चित होते हैं। अतः वर्षा के आधार पर कृषि में प्रगति करना संभव नहीं है। भारत जैसे अविकसित देश के लिए, जहाँ कृषि ही जीवन का आधार है, सिंचाई के साधनों का अत्यधिक महत्व है। डॉक्टर वोल्टेयर के शब्दों में जल और खाद दोनों ही किसान की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। भारतीय कृषि के लिए सिंचाई का महत्व निम्न कारणों से स्पष्ट है। पहला है अनिश्चित वर्षा। भारत में वर्षा का रूप अनिश्चित है। ये कभी समय से पूर्व और कभी समय के बाद होती है। किसी वर्ष बहुत अधिक समय तक और अधिक मात्रा में होती है, किंतु कभी एकदम सूखा पड़ जाता है। अतः ये कहा जाता है कि भारतीय कृषि वर्षा पर जुआ है। सिंचाई की व्यवस्था से ही मानसून की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा है वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षा का वितरण सब स्थानों पर एक जैसा नहीं है। एक और चेरापूंजी असम में 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो दूसरी और पश्चिमी राजस्थान में मात्र 26 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने से ही खेती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश वर्षा एक ही मौसम में होना। भारत में वर्षा का काल अल्प होता है। 90% वर्षा जुलाई से सितंबर तक 3 महीनों में होती है। जाड़ों में केवल 10% ही वर्षा होती है। कुछ महीने तो सूखा ही रहता है। अतः वर्ष भर कृषि करने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष फसलों के लिए आवश्यक। कुछ फसलों जैसे गन्ना तथा चावल आदि के लिए वर्षा द्वारा प्राप्त पानी से भी कहीं अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये कमी सिंचाई द्वारा पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नई भूमि पर कृषि करने के लिए। भारत में बहुत सी कृषि योग्य बंजर भूमि है। सिंचाई के साधनों का विकास करके उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। राजस्थान में राजस्थान नहर बन जाने के कारण नई भूमि में कृषि करना संभव हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गहन कृषि के लिए। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गहन कृषि आवश्यक है। गहन कृषि कार्यक्रम में प्रधान स्थान सिंचाई को दिया गया है। कृषि विकास की नई नीति में भी सिंचाई का स्थान महत्वपूर्ण है। अधिक उपज देने वाले बीज आवश्यक मात्रा में उर्वरकों के साथ सिंचित क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अकाल निवारण के लिए। सिंचाई की सुविधाओं के विकास से देश में अकालों पर नियंत्रण किया जा सकता है। 1966, 67 तथा 1967 से 68 में देश के कुछ भागों में अकाल पड़ने का कारण सिंचाई के साधनों का अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ पर नियंत्रण के लिए। भारत में 12 नदियों में वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। यदि इन नदियों पर सिंचाई के लिए नहरें निकाल दी जाएं तो लाभ होगा। पहला है बाढ़ पर नियंत्रण हो सकेगा और दूसरा है अतिरिक्त पानी का सदुपयोग हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चारागाहों के विकास के लिए।
भारत में जहां एक और पशुओं की अधिक संख्या है, वहीं दूसरी ओर चारागाहों की कमी के कारण चारे का अभाव है। अतः चारागाहों के विकास के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है। नेक्स्ट है अन्य महत्व। नहरों के निर्माण से आंतरिक जल यातायात का विकास होता है। सिंचाई की बहुउद्देशीय योजनाओं से विद्युत शक्ति और मछली उद्योग का विकास होता है। सिंचाई के साधनों के निर्माण से रोजगार बढ़ता है। सिंचाई के साधनों के विकास से सरकार की आय में वृद्धि होती है। भारत में समस्त भूतल जल तथा भूमिगत जल का स्रोत अंततः आंतरिक वर्षा है। भूतल जल से अर्थ भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल से है, जो सामान्यतः नदियों, तालाबों तथा नहरों आदि में पाया जाता है। भूमिगत जल से तात्पर्य भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल से है, जिसे कुओं तथा ट्यूबवेल के माध्यम से निकालकर काम में लाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्षा से देश में प्रति वर्ष लगभग 3,70,044 करोड़ घन मीटर जल प्राप्त होता है, जिसमें से केवल 1,87,753 करोड़ घन मीटर जल नदियों में चला जाता है। शेष जल या तो भूमि सोख लेती है अथवा भाप बनकर उड़ जाता है। योजना काल में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु भारी मात्रा में धनराशि व्यय की गई है, जिसके फलस्वरूप देश में सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अब हम जल संसाधनों के विकास हेतु प्रयास को देख लेते हैं। पहला है केंद्रीय जल आयोग। ये जल संसाधनों के विकास के लिए गठित एक सर्वोच्च तकनीकी संस्था है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इस आयोग का कार्य जल संसाधनों के उपयोग, संरक्षण तथा नियंत्रण हेतु योजनाएं बनाना तथा उन योजनाओं में समन्वय स्थापित कर उनका विकास करना है। ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा जहाजरानी के लिए राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर उन्हें सलाह देता है। बाढ़ नियंत्रण तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के आयोजन, अनुसंधान, रूपांकन, प्रबंध तथा मूल्यांकन के संबंध में आयोग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। दूसरा है केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड। ये भूमिगत जल के संबंध में सर्वोच्च संस्था है। इस बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी, परंतु 1972 में भारत में भूगर्भ सर्वेक्षण की भूमिगत जल इकाई को इसके साथ मिलाकर इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इस बोर्ड का कार्य भूमिगत जल के संबंध में सर्वेक्षण करना, संभावनाओं का पता लगाना, मूल्यांकन करना तथा भूमिगत जल की गुणवत्ता व पद्धति की मॉनिटरिंग करना है। ये बोर्ड पूरे देश में भूमिगत जल के विकास के संबंध में नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाता है। इस बोर्ड का एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 12 राज्य स्तरीय कार्यालय व 15 इंजीनियरिंग प्रखंड हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। इसका कार्य नदियों को मिलाकर पानी के सदुपयोग की संभावनाओं का पता लगाना है, ताकि पानी आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। अब हम भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है तालाब। भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन तालाब है। अपारगम शैल संरचना तथा अल्प तरंगित स्तराकृति वाले क्षेत्रों में जहां वर्षापात अत्यधिक मौसमी होता है, तालाबों द्वारा सिंचाई महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थितियां प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में वर्षा जल को प्राकृतिक गतों या खुदे हुए तालाबों में बंदों द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। इस भंडारित जल को शुष्क काल के दौरान नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब हम तालाबों द्वारा सिंचाई से क्या लाभ होते हैं, इसको देख लेते हैं। इन्हें आसानी से और कम व्यय पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सहकारिता के आधार पर निर्मित किया जा सकता है। इनका सामूहिक उपयोग किए जाने के कारण किसानों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। इससे वर्षा के पानी का उचित उपयोग होता है। तालाब के पानी से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तालाबों में मछलियां भी पाली जाती हैं, जिन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। तालाबों द्वारा सिंचाई करने से ये हानि होती है कि जब वर्षा कम होती है या कभी नहीं होती, तब तालाब सूख जाते हैं। इस तरह सिंचाई के विश्वसनीय साधन नहीं माने जाते। दूसरा साधन है नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहरें हैं। उत्तर के विशाल मैदान के में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं। इन राज्यों में सिंचाई की नहरों का जाल बिछा है। इसके अतिरिक्त बिहार, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल के
कुछ भागों में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम। आजकल भारत में दो प्रकार की नहरें हैं, एक सदाबहानी तथा बारहमासी नहरें। ये ऐसी नदियों से निकाली जाती हैं जिनमें वर्ष पर्यंत जल रहता है। बाढ़ की नहरें ये उन नदियों से निकाली जाती हैं जिनमें वर्षा ऋतु के कारण पानी भरता है किंतु शेष दिनों में सूख जाता है। अब हम भारत की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। पहला है पंजाब में पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना तथा उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, अपर गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, लोअर गंगा नहर तथा आगरा नहर। बिहार में सोन व त्रिवेणी नहरें, राजस्थान में राजस्थान नहर व बीकानेर नहर हैं। दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में छोटी छोटी अनेक नहरें हैं। अब नहरों द्वारा सिंचाई के क्या लाभ होते हैं इनको देख लेते हैं। पहला है ये सिंचाई की स्थायी व्यवस्था है। समतल मैदानों में शीघ्र व सस्ती दर पर सिंचाई की सुविधा प्रस्तुत करती हैं। ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। अकाल का भय समाप्त हो जाता है। यातायात की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। शुष्क प्रदेशों में खेती संभव बनाती हैं। बाढ़ के अतिरिक्त पानी को बहाकर ले जाती हैं। वर्ष में कई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। नहर क्षेत्रों के उपनिवेश बन सकते हैं। राज्य को आय प्राप्त होती है। अब नहरों द्वारा सिंचाई के दोष को देख लेते हैं। पहला है नहरी क्षेत्रों में मलेरिया फैल जाता है। नहरी पानी पर किसानों में झगड़े होते हैं। नहरों के टूटने पर निकटवर्ती क्षेत्रों में पानी भर जाता है। इनमें आवश्यकता अनुसार एवं नियमित रूप से पानी नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट सिंचाई का साधन हम देख लेते हैं, कुएं एवं नलकूप। भारत में सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है और आज भी ये सिंचाई का सबसे लोकप्रिय साधन है। कुएं मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक तो सतही कुएं तथा उपसतही कुएं या नलकूप। अब सतही कुओं को देख लेते हैं हम। सतही कुएं भारत में सिंचाई के साधन के रूप में कुओं का प्रयोग अधिक प्रचलित है। ये कच्चे तथा पक्के होते हैं। इनसे पानी निकालने के लिए मोट, चरस, पुर, चरखी तथा रहट आदि का प्रयोग किया जाता है। पानी निकालने के कुछ साधनों में पशुओं की सहायता भी ली जाती है। कुओं के निर्माण के लिए गंगा घाटी क्षेत्र, काली कपास मिट्टी क्षेत्र तथा पंजाब के कुछ जिले सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी मुलायम होती है तथा निचली सतह पर जल भी कम गहरा होता है। कुओं द्वारा सिंचाई के लाभ को देख लेते हैं। कम लागत से कुओं को खुदाया जा सकता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पानी के मामले में किसान आत्मनिर्भर हो जाता है। भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। अब हम हानियों को देख लेते हैं। जहाँ पर जल स्तर नीचा होता है वहाँ कुआं खुदवाने की अधिक लागत आती है। खारा पानी जो अक्सर कुओं में पाया जाता है फसल के लिए हानिकारक होता है। सूखा पड़ने पर कुएं भी सूख जाते हैं। अब हम नलकूप को देख लेते हैं। ये नवीनतम एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। नलकूपों से विद्युत शक्ति के द्वारा सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है। जहाँ विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं होती वहाँ डीजल इंजन द्वारा पानी निकाला जाने लगा है। इस समय कुओं तथा ट्यूबवेलों की सहायता से लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% है। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में नलकूपों से कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 88% भाग इन्हीं 3 राज्यों में है। नलकूपों तथा ट्यूबवेलों के महत्व को देख लेते हैं हम। इसमें संचालन व्यय कम होता है। इससे निश्चित व नियमित सिंचाई संभव है। ये बड़े पैमाने की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें जलानुवेदन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। किसानों को अपना श्रम बच जाता है तथा उन्हें अधिक पशु भी नहीं रखने पड़ते। जिन स्थानों पर नहरों का पानी कम रह जाता है वहाँ नलकूप नहरों के पूरक के रूप में काम करते हैं। नहरों की तुलना में कुओं का पानी अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें कई तत्व और रसायन होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। सिंचाई के इस साधन में एक दुर्बलता यह है कि इसके लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, जो एक गरीब और छोटे किसान के वश के बाहर है। परंतु सरकार द्वारा इन नलकूपों के लिए उचित मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और समस्त किसानों को निःशुल्क नलकूप सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार आज हमने भारत में सिंचाई शीर्षक के अंतर्गत भारत में सिंचाई का महत्व, भारत में जल संसाधन तथा भारत में सिंचाई के साधनों पर चर्चा की। अगले लेक्चर में हम इसी से जुड़े विषय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।